हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं टेस्ट 2 हम कर रहे थे पीसीएस अभ्यास का, जिसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे इसके पार्ट 2 को, ठीक है? पार्ट 2 हम कवर करेंगे आज इस वीडियो में। और आगे से मैं कोशिश करूँगी कि एक एक ही वीडियो में सारे 200 प्रश्नों को कवर कर पाएँ। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता था, तो अपलोड करने में भी दिक्कतें थोड़ी आती हैं मुझे, और आप लोग को शायद देखने में भी अभी स्टार्टिंग में दिक्कत आता होगा। जैसे-जैसे पेपर करीब आएगा तो आसान लगेगा 2 घंटे का वीडियो देखना। तो आगे मैं ऐसा करूँगी कि 2 घंटे में लगभग 200 प्रश्नों को कवर करवा दूँगी एक ही वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 101 से। चूँकि 1 से लेकर के 100 तक हम पहले पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं, ठीक है? तो पार्ट 2 में हम क्या कवर करने वाले हैं? 101 से लेकर के 200 तक के प्रश्न को, जिसमें 60 प्रश्न आपका हिंदी आएगा, ठीक है? और उसके बाद क्या होगा? इसमें मैथ और रीज़निंग भी आएँगे। बाकी के जो प्रश्न होंगे 40 मैथ और रीज़निंग आएँगे, प्लस जीएस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है? आगे चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 101 से। तो हम देखेंगे कि हमारा प्रश्न संख्या 101 क्या है। प्रश्न संख्या 101 हम करने वाले हैं। तो इसमें दिया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये है आपका कानपुर में, ठीक है? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, ठीक है? किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के द्वारा की गई थी, ठीक है? तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 102। इसमें है कि राज्यपाल से संबंधित कथन में से कौन-सा सही है, हमको देखना है। तो पहला हमारा कथन हो जाएगा कि संविधान विशिष्ट आधार पर निर्धारित करता है, जिसके आधार पर राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है, ऐसा कोई आधार निर्धारित नहीं किया गया है संविधान में। अच्छा, दूसरा है कि राज्यपाल के पास कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं है और ना ही कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि है। तो ये आपका सही है, इनके कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं है, ना ही कोई निश्चित अवधि है। जनरली 5 साल बोला जाता है, बट ऐसा कोई निश्चित अवधि नहीं है, ओके? आगे हम देखेंगे कि राज्यपाल के मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देकर किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं। तो मुख्यमंत्री को ये इस्तीफा नहीं देते हैं, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है? तो ये आपका गलत हो जाएगा। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग नहीं है, तो अभिन्न अंग होता है। जैसे राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग होता है, वैसे राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 103। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है हमको, ठीक है? तो हम देखेंगे पहला है कि भरत खंडे संगीत संस्थान। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 1926 में, ठीक है? और राज्य ललित कला अकादमी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। यूपी संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, और भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी जो है इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। तो इसमें सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 किस में है? विकल्प ए में है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 103 को। तो प्रश्न संख्या 103 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जिला उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक चावल उत्पादक जिला है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक चावल उत्पादक जिला कौन-सा है, हमें देखना है। तो आपका कौन-सा जिला आता है? शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक चावल उत्पादक वाला जिला है। प्रश्न संख्या 105 देखेंगे कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान करने का वर्ष है। तो उर्दू को जो है उत्तर प्रदेश की जो भाषा उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता कब मिली थी? तो ये मिली थी 1989 में, ठीक है? हम बात करें कि अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा मानी गई थी। सबसे पहला क्या है आपका? हिंदी है उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा। इसे 1947 में माना गया था, ठीक है? सरकारी मान्यता प्रदान की गई थी। और उर्दू की हम बात करें तो उर्दू को कब मिला था? 1989 में, ठीक है? ये दूसरी आधिकारिक भाषा है उत्तर प्रदेश की, उर्दू। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 106। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है हमें। मेला एक तरफ दे रखा है और दूसरा क्या है? दूसरी तरफ जिला, ठीक है? हम देखेंगे कि देवी पाटन मेला ये कहाँ पे होता है? तो देवी पाटन मेला
बलरामपुर से संबंधित है। कंपिल मेला जो है वो कहाँ से संबंधित है, तो ये फर्रुखाबाद से संबंधित है। बटेश्वर मेला कहाँ से संबंधित है, तो बटेश्वर मेला आगरा से संबंधित है। और दादरी मेला की बात करें तो ये बलिया से। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2314। हम देखेंगे 2314 किस में है, तो 2314 हमारा किस विकल्प में है, तो विकल्प सी में है। यहाँ पे हम देखेंगे 2314, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 107 को। निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिखाया था, तो शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है वो किसने सिखाया था हमें बताना है। तो रहीमुद्दीन खान जो है इन्होंने सिखाया था। अच्छा, शंभू महाराज जो है वो लखनऊ घराने के कथक कलाकार थे। किस घराने के, लखनऊ घराने से संबंधित थे। ठीक है, कई बार आता है किस घराने से संबंधित है, तो ये लखनऊ घराने के कथक कलाकार थे। ठीक है, शंभू महाराज। और इनको जो है उस्ताद जो रहीमुद्दीन खां है उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिखाया था। ठीक है, आगे है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया। तो उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षा है उसके लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था कब, वर्ष 2000 में। ठीक है, वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। अभी कितने हो, 25 वर्ष हो चुके हैं। ठीक है, इसके लगभग, तो वर्ष 2000 में शुरू किया गया था स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में। इसके अंतर्गत क्या था कि 6 से 11 वर्ष और 11 से जो है 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए ये शुरू किया गया था स्कूल चलो अभियान। ठीक है, 6 से 11 और 11 से 14। आगे हम देखेंगे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है हमको बताना है। तो ये स्थित है आपका वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में ये स्थित है, वाराणसी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी हमको बताना है, तो 1958 में। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 110 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो हमें साक्षरता दर देखना है कि किसकी सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक किसकी साक्षरता दर है, गौतम बुद्ध नगर की है। ठीक है, कितनी है साक्षरता दर इसकी, 80.1%। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि सेकेंड स्थान किसका आता है, तो सेकेंड स्थान आता है कानपुर का। ठीक है, सेकेंड स्थान कानपुर का आता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है गाजियाबाद, गाजियाबाद का कितना आता है, तो गाजियाबाद का है 78.1%। ठीक है, वाराणसी की हम बात कर लें तो 75.6%। और उसके बाद हम बात करेंगे प्रयागराज आता है 72.3%। और बरेली की बात कर लें तो 58.5%। अच्छा, हम पूरा क्रम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ की है, गौतम बुद्ध नगर का है। उसके बाद आता है कानपुर, और उसके बाद गाजियाबाद, फिर वाराणसी, प्रयागराज, बरेली। ओके, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासनिक प्रभाग हैं, तो कितने प्रशासनिक प्रभाग हैं हमको बताना है। तो 18 प्रशासनिक प्रभाग हैं उत्तर प्रदेश में। कितने हैं, 18 प्रशासनिक प्रभाग हैं। ठीक है, आगे हम देख लेंगे वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में निम्न की दर को ध्यान में रखा जाता है। तो निम्न में से किसकी दर को ध्यान में रखा जाता है हमको ये बताना है। तो हम इसमें रखा जाता है मूल्य स्तर में वृद्धि। जो मूल्य स्तर में वृद्धि की दर होती है इसको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रीय गणना जो है उसको करने का पहला प्रयास आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय गणना को करने का पहला, राष्ट्रीय आय की गणना जो पहली बार करने का प्रयास किया था तो किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था 1867 टू 68 के टाइम पीरियड में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 113। भारत में पहली बार वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का निर्धारण किसने किया था, तो किसने किया था यहाँ पे हम देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी ने। अभी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था ये, 1867 से 68 के टाइम पीरियड में। ओके, अगला प्रश्न है हमारा। अच्छा, यहाँ पे ये पहली बार तो इन्होंने किया था दादा भाई नौरोजी ने। सॉरी, एक बार ध्यान से दीजिएगा फिर से इस प्रश्न पे। दादा भाई नौरोजी पहली बार किए थे, फर्स्ट टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है वैज्ञानिक रूप से।
तो हमें वैज्ञानिक रूप से जब बात आती है बताने की, तो वहाँ पे कौन आ जाएँगे? डॉक्टर बी.के.आर.बी. राव, ठीक है? डॉक्टर बी.के.आर.बी. राव आ जाएँगे और इन्होंने 1931 से 32 के टाइम पीरियड में वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय के निर्धारण का प्रयास किया था पहली बार, ठीक है? जबकि जनरली अगर हम जाना जाए ऐसे तो वो राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। वैज्ञानिक रूप से बात की जाए तो डॉक्टर बी.के.आर.बी. राव ने किया था, ठीक है? आगे हम देखेंगे, आगे है कि निम्नलिखित समितियों को उसके गठन वर्ष के आधार पर कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है। तो हम देखेंगे कि कौन सी समिति का गठन कब हुआ। तो नायक समिति सबसे पहले आएगी आपकी। नायक समिति का गठन कब हुआ था हम देखेंगे, ये हुआ था 1991 में। अच्छा, उसके बाद देखेंगे कि एस एस कोहली समिति का कब हुआ था, तो ये 2000 में हुआ था, ठीक है, 2000 में। और उसके बाद करवे समिति की हम देखेंगे तो ये कब हुआ था, 1955 में। उसके बाद आबिद हुसैन समिति की हम बात करें तो इसका हुआ था 1995 में। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले गठन हुआ था करवे समिति का, तो तीसरे पे 1955 में हुआ था। पहले करवे समिति आएगा, फिर उसके बाद नायक समिति, मतलब 3 के बाद 2, 2 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद 1, 3 2 4 1 किस में है, तो हमारा विकल्प बी में दे रखा है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी नहीं है। हमको बताना है कि महारत्न कंपनी नहीं है कौन सी, तो हमारी कौन सी महारत्न कंपनी नहीं होगी इसमें। तो ये आपका जो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है, ये महारत्न कंपनी नहीं है, ये क्या है, नवरत्न कंपनी है। अभी कौन सी कंपनी है, ये नवरत्न है। जबकि अन्य जो है, अन्य सभी ये सभी क्या है, महारत्न कंपनी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 116 में, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा, तो ये की गई थी 1948 में, 6 अप्रैल 1948 में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 6 अप्रैल 1948 में किया गया था, ठीक है। आगे हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन हैंडशेक कहा जाता है। तो गोल्डन हैंडशेक किसे कहा जाता है, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है इसे गोल्डन हैंडशेक कहा जाता है, ठीक है, गोल्डन हैंडशेक। बायो मैग्निफिकेशन तब होता है जब प्रदूषक क्या हो जाता है, जब प्रदूषक गतिशील होते हैं, जब प्रदूषक गतिशील होते हैं तो बायो मैग्निफिकेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब एक ट्रैफिक स्तर से दूसरे ट्रैफिक स्तर पर जाने पर केंद्रित होने की जो प्रवृत्ति होती है उसे प्रदूषकों का एक बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या हमारा आ जाएगा 120 119। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, हमको पूछा गया है, तो कौन सा सही नहीं है आपका। तो हम देखेंगे कि इसमें दे रखा है कि मैंग्रोव तटीय मृदा अपरदन को रोकता है। तो आपका सही है कि मैंग्रोव जो है वो तटीय मृदा अपरदन को रोकता है, ये सही है। मैंग्रोव पोषक तत्वों की प्राकृतिक पुनर्चक्रण को कम करता है, तो ये कम नहीं करता है बल्कि बढ़ाता है, तो इस वजह से जो है ये कथन आपका गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो विकल्प बी ही सही नहीं है। सी में हम देख लेते हैं कि मैंग्रोव प्रतिकूल जलवायु तत्वों से तटीय क्षेत्रों की रक्षा करता है, तो ये भी सही है। यह स्थानीय लोगों को लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, औषधीय पौधे और खाद्य पौधे प्रदान करता है, तो ये भी सही है। तो सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन बी। आगे हम देखेंगे निचले वायुमंडल में ओजोन प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ओजोन प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है निचले वायुमंडल में, तो ये आपका प्रमुख स्रोत है ऑटोमोबाइल उत्सर्जन, ठीक है, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन, ठीक है। आगे हम देख लेंगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में वर्मिन कहे जाने वाले जानवरों को सूचीबद्ध किया गया है। तो किस जानवर की बात की गई है, जो वर्मिन है, ठीक है, वर्मिन कहे जाने वाले जानवर हैं, उनको किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अकॉर्डिंग। तो हम देखेंगे ये जो अनुसूची 5 है आपका, अनुसूची 5 है, इसमें वर्मिन कहे जाने वाले जानवरों को सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। वर्मिन इन द सेंस कि छोटे जंगली जानवर जो बीमारी फैलाते हैं और पौधों और भोजन को नष्ट करते हैं, उन्हें वर्मिन कहा जाता है, ओके। लाइक घरेलू कौवे, फल चमगादड़, छोटे चूहे, बड़े चूहे, ये सारे क्या होते हैं, वर्मिन जानवर कहलाते हैं। अच्छा, किस प्रकार की फसल को एकल फसल के रूप में जाना जाता है।
तो एकल फसल के रूप में किस प्रकार की फसल को जाना जाता है? तो हमें देखना है कि जो एक विशिष्ट भूमि अथवा खेत पर एक समय में केवल एक ही प्रकार की फसल उगाना जो होता है, वो एकल फसल के रूप में उसे जाना जाता है। ठीक है? आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या हमारा क्या है? 123। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो हमें देखना है कि कौन सही सुमेलित है निम्नलिखित में से। तो जो पुल है, ठीक है? पुल का संबंध किससे है? तो पुल का संबंध ये गोल्फ से नहीं होगा, तैराकी से हो जाएगा, तो ये आपका गलत है। रिंक का संबंध किससे होता है? तो ये आइस हॉकी या कर्लिंग से होता है, तो ये भी गलत है, क्रिकेट से नहीं होता है। डायमंड की हम बात करें तो डायमंड का संबंध किससे होता है? बेसबॉल से होता है, तो विकल्प सी आपका सही होगा। अच्छा, मैट की बात करें तो मैट जो है वो जूडो, कराटो या ताइक्वांडो से संबंधित होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन-सी समिति बेरोज़गारी से संबंधित है? तो बेरोज़गारी से संबंधित कौन-सी समिति है आपका? तो जो दंतवाला समिति था, ये बेरोज़गारी से संबंधित था, ठीक है? दंतवाला समिति जो है आपकी, वो बेरोज़गारी से संबंधित है। आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 125 को। सॉरी। तो क्वेश्चन है हमारा कि डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? क्वेश्चन संख्या 125 है। तो डेनमार्क की जो संसद है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका फ़ोल्केटिंग, फ़ोल्केटिंग। तो डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? फ़ोल्केटिंग है। अच्छा, मजलिस किसकी संसद का नाम है? तो मजलिस ईरान की संसद का नाम है। ठीक है? स्टार्टिंग गेट जो है ये किसके संसद का नाम है? तो नॉर्वे। अच्छा, और उसके बाद हम देखेंगे कि संघीय संसद किसका नाम है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो है, ठीक है, उसका क्या है? संघीय, ठीक है? संघीय संसद। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो हम देखेंगे सही सुमेलित कौन सा है? तो मोसाद का संबंध किससे है? तो ये मोसाद जो है इज़राइल से संबंधित है। मोसाद किससे संबंधित है? इज़राइल से संबंधित है, ठीक है? तो ये आपका गलत हो जाएगा। मुखाबरात जो है वो किससे संबंधित है? तो मुखाबरात मिस्र से संबंधित है, ठीक है? उसके बाद हम नेचो देखेंगे तो नेचो किससे संबंधित है? ये जापान से है। नेचो जापान से है। अच्छा, डीजीएसआई किससे संबंधित है? तो डीजीएसआई फ्रांस से संबंधित है, यही आपका सही है, बाकी अन्य जो हैं गलत हैं। आगे हम देखेंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था? तो अपने पद से इस्तीफा देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। तो विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा रीजनिंग और मैथ शुरू होता है। जिनको रीजनिंग और मैथ जिनका वीक है बिल्कुल पैनिक ना हो, ध्यान से देखिए। अगर आप टेस्ट सीरीज के ही सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख करके करते रहेंगे तो एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे बनने की पूरी संभावना रहेगी आपकी, ठीक है? तो हम देखेंगे प्रश्न संख्या 128 है हमारे सामने। तो इसमें दिया है कि यदि एब्सेंट का कोड ZYHVMG है तो प्रेजेंट का कोड क्या होगा? सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ याद कर लीजिएगा जब भी ऐसे प्रश्न आपके सामने आए, A to Z और Z to A, दोनों का उल्टा और सीधा अच्छे से याद कर लीजिएगा कि किसके जगह पे कौन सा आता है और किसकी क्या नंबरिंग है, ठीक है? जैसे ए का 1 होता है, जेड का 26 होता है, तो ऐसे सबका नंबरिंग याद कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो आपका हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है? तो हम देखेंगे कि ए का उल्टा क्या हो जाएगा? ए का अपोजिट क्या होता है? तो ए का आपका हो जाएगा जेड, ठीक है? यहाँ पे दे रखा है। बी का वाई होता है। एच का क्या होता है? एस होता है। और उसके बाद ई का क्या होता है? ई का वी होता है। और उसके बाद एन का क्या होता है? एन का होता है एम। और टी का क्या हो जाता है? टी का जे, ठीक है? तो ये अपोजिट दे रखा है कि ए की जगह पे उल्टा क्या आएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे। अब पी की अगर हम बात करें तो पी का क्या आएगा? सॉरी, पी की जगह पे हमको देखना है कि पी का क्या आएगा। तो पी की जगह पे हमारा आएगा के, ठीक है? हम देखेंगे के किस में है? केवल इन दोनों में है। उसके बाद हमारा क्या आएगा? आर की जगह पे क्या आ जाएगा? आर की जगह पे आएगा आई, ठीक है? तो इसी से हमारा आंसर निकल जाता है। के आई किस में है? के आई ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। हालांकि हम पूरा प्रश्न कर लेते हैं अच्छे से। अच्छा, ई की बात करें तो ई के अपोजिट में क्या आएगा? वी आएगा। एस के अपोजिट में क्या आएगा? एच आएगा। और ई के अपोजिट में क्या आएगा? आपका वी आएगा। और एन के अपोजिट में क्या आएगा? आपका एम आएगा।
और टी की बात करें तो टी के अपोजिट में जी आएगा। तो हमारा KIVHVMG, KIVHVMG क्या है, वो पूरा आंसर होगा। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। मीट का संबंध वेजिटेरियन से उसी तरह से है जैसे अल्कोहल का संबंध है। तो मीट का संबंध किससे है, वेजिटेरियन से उसी तरह से है जिससे जैसे अल्कोहल का संबंध है। तो अल्कोहल का संबंध किससे है, तो हम देखेंगे अल्कोहल का टीटोटलर। ठीक है, अल्कोहल का संबंध किससे है, टीटोटलर। ठीक है, टीटोटलर जो है उसका संबंध अल्कोहल से है। जो शराब ना पीने वाले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टीटोटलर कहते हैं। ठीक है, और जैसे मीट जो लोग खाते हैं तो वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, तो वैसे जो शराब पीने वाले होते हैं उन्हें शराबी कहा जाता है, अल्कोहल का सेवन करने वाला कहा जाता है। और वहीं टीटोटलर जो होते हैं वो क्या, शराब ना पीने वाले होते हैं। ओके, अच्छा, निम्न तालिका में लुप्त अक्षर ज्ञात करना है हमको। तो लुप्त अक्षर क्या हो जाएगा आपका, तो हम देखेंगे कि ए के बाद सी के बाद एच। अच्छा, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या है कि फर्स्ट कॉलम में क्या है, ए के बाद +1 ऐड करो, मतलब बी को ऐड करो तो सी आ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बढ़ रहा है, तो ए के बाद क्या आ जाएगा आपका, ए के बाद आ जाएगा आपका, ए में +1 करेंगे तो सी, और सी में +1 करेंगे तो ई आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एच में +2 करेंगे तो के, और के में +2 कर देंगे हम तो उसके बाद क्या आ जाएगा, एन आएगा, +2 करने के बाद आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि आर में जो है हम +3 कर देंगे, तो आर के बाद क्या आता है, STU, उसके बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है +3 करने पे। अच्छा, वी में +3 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ जेड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 131 को। सांची की तस्वीर है कि सांची की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नितिन ने कहा कि उसकी माँ के बेटे की पत्नी मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो नितिन का सांची से क्या संबंध है। अच्छा, इसमें कहा गया सांची की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नितिन ने क्या कहा कि उसकी माँ के बेटे की पत्नी। ठीक है, कि सांची के माँ के बेटे की जो पत्नी है वो मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो फिर इस प्रकार क्या हो जाएगा कि नितिन का सांची से क्या संबंध है, तो नितिन का सांची से संबंध क्या आएगा, तो नितिन सांची का क्या है, भाई है। ठीक है, नितिन सांची का क्या निकल जाएगा इस प्रकार, भाई हो जाएगा। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित, सॉरी यहाँ पे दो बार निम्नलिखित आ गया है, वेन आरेख वर्गों के बीच संबंधों को सबसे अच्छे से दर्शाता है। तो बर्तन, चम्मच, स्टील की वस्तुएं। तो देखिए, बर्तन और चम्मच क्या है, ये दोनों स्टील की वस्तुएं हैं। ठीक है, तो स्टील की वस्तुओं में बर्तन और चम्मच भी एक बर्तन है। तो ये आपका कैसे हो जाएगा, ये आपका सही जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, आपका विकल्प बी वाला बनेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, स्टील आइटम और अनस्टील आइटम, और ये स्पून हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पून जो है स्टील और नॉन स्टील दोनों होते हैं, प्लास्टिक भी होते हैं। तो इस प्रकार आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न 133, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तरीके से व्यवस्थित करें। तो अर्थपूर्ण तरीके से हमको व्यवस्थित करना है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले साइकिल होता है, साइकिल से बड़ा क्या हो जाएगा आपका, कार होगा। तो फर्स्ट पे साइकिल, सेकंड पे कार, थर्ड पे बस, फोर्थ पे क्या आ जाएगा, ट्रेन आ जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3241। 3241 किस में है, तो विकल्प बी में है। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134 देखते हैं कि कथन एक है कि कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इसका तर्क क्या है, तो इसका तर्क है कि हाँ, कॉलेज के छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा है कि हाँ, कॉलेज राजनीतिक दलों के लिए युद्ध का मैदान बन रहे हैं। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, क्योंकि जो कॉलेज हैं वो राजनीतिक दलों के लिए युद्ध का मैदान बन रहे हैं। तो केवल बी जो है हमारा तर्क वो प्रबल है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या हमारा है 135 नंबर। तो ए और बी की वर्तमान आयु 7:8 के अनुपात में है। ए की दो बहनों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि ए बड़ी बहन से 11 वर्ष छोटी है और छोटी बहन की आयु बी के समान है,
तो 10 वर्ष बाद सभी 4 सदस्यों की आयु का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम देखेंगे, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ए और बी की, इसमें दिया है कि ए और बी की वर्तमान आयु कितना है, 7:8 है। ठीक है, तो मतलब ए की आयु कितनी है, 7x है, बी की हम कितना देख लेंगे, 8x। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ए की दो बहनों की आयु कितना है, 3:4 है। तो यहाँ बहनों की आयु हो जाएगी, यहाँ ए की बात हो रही है, यहाँ बी, ये क्या है, बहन है। ठीक है, तो 3y:4y। ओके, अब हम इसमें देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि ए बड़ी बहन से 11 वर्ष छोटी है और छोटी बहन की आयु बी के समान है, तो 10 वर्ष बाद सभी 4 सदस्यों की आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो ए क्या है, बड़ी बहन से 11 वर्ष छोटी है, तो 4y माइनस, बड़ी बहन कौन है, बड़ी बहन बी है, तो 4y माइनस 7x इक्वल टू 11 आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चूंकि अब 3y क्या है, और इसमें क्या दिया है, छोटी बहन की आयु बी के समान है, तो मतलब कि 3y इक्वल टू 8x दिया है। ठीक है, इस प्रकार हम सॉल्व करने पे हमारा ए और बी का आंसर क्या, x और y का क्या वो आ जाएगा, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा और y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल टू हो जाएगा 8 सॉल्व करने पे। ठीक है, अब इसमें दिया है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, तो 10 वर्ष बाद हमें उनकी आयु का योग निकालना है, तो क्या होगा कि सबसे पहले 7 क्योंकि 7x था, प्लस 8 × 3, एक्स की वैल्यू आपकी 3 है ना, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 3 × 8 प्लस 4 × y, सॉरी 4 × 8, क्योंकि y की वैल्यू 8 है। अब ये हम ब्रैकेट में कर लेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, 10 वर्ष बोला है इंटू 4। ठीक है, क्योंकि चारों की बात किया है तो इंटू 4 कर देंगे हम 10 वर्ष, तो टोटल हमारा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 141 वर्ष। ठीक है, 141 वर्ष आ जाएगा सॉल्व करने पे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हम देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर 141 वर्ष हमारा डी में है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात करना है हमें, तो दिए गए विकल्पों में से हम विषम संख्या ज्ञात करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा कि विषम संख्या इसमें से क्या है, हमको ये देखना है। तो आपका जो 11 है, ये 121 क्या है, ये 11 का स्क्वायर है। ठीक है, और 36 क्या है, ये 6 का स्क्वायर है, और 256 किसका है, ये 16 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 16 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, जबकि 62 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये सबसे अलग है। ठीक है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेंगे कि यदि 1 से 51 तक सभी संख्याएं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हैं अवरोही क्रम में व्यवस्थित की जाती हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऊपर से 7वें और 10वें स्थान पर आएगी। तो ये हमारी संख्याएं, सबसे पहले हम संख्याएं देख लेंगे। ठीक है, कौन कौन सी आएंगी, किससे बात, 1 से 51 तक की बात किया है, तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम अवरोही क्रम में हमारा ऐसे हो जाएगा, सबसे पहले 51, 48, 45, 42, उसके बाद 39, 36, 33, उसके बाद 30, 27, 24, 21। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेंगे लगभग हमें चूंकि कहाँ से देखना है, ऊपर से देखना है, मतलब ऊपर से देखना है, तो ऊपर से हम 7वां देख लेंगे कि ये पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, तो 7वां कौन सा हो जाएगा, 33 नंबर हो जाएगा। और उसके बाद क्या पूछा है, 7वां और 10वां, 10वां कौन हो जाएगा, 7वां के बाद ये 8वां, 9वां, 10वां, तो 10वां कौन हो जाएगा, 24, 33 और 24 हम देखेंगे किस ऑप्शन में है हमारा, तो 33, 24 है आपका विकल्प डी में, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि अशोक ने 25 किलोग्राम चावल 6 रुपए में प्रति किलोग्राम की दर से और 35 किलोग्राम चावल 7 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। उसने दोनों को मिलाया और मिश्रण को 6.5 रुपए प्रति ग्राम 6.75 रुपए प्रति ग्राम की दर से बेचा। लेन देन में उसका लाभ या हानि क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है कि 60 किलोग्राम मिश्रण का क्रय मूल्य हम देख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो 60 किलोग्राम मिश्रण, क्योंकि 25 और 35 जो है वो मिला करके कितना हो रहा है आपका 60 हो रहा है,
तो 60 किलोग्राम मिश्रण की हम बात कर लें तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 25 गुणे 6 प्लस 35 गुणे 7, क्योंकि 25 किलोग्राम जो 6 रुपये की दर से वो बेच रहा है और 35 किलोग्राम जो है 7 रुपये की दर से बेच रहा है, तो टोटल 60 किलोग्राम हुआ। तो 60 किलोग्राम का हम देख रहे हैं क्रय मूल्य देखना है हमको, तो वो कितना हो जाएगा टोटल हमारा 395 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, 60 किलोग्राम का हम विक्रय मूल्य देख लेंगे, तो टोटल 60 किलोग्राम का विक्रय मूल्य हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि 60 इंटू बेच कितने में रहा है, 6.75 में बेच रहा है, ठीक है, 6.75 में बेच रहा है, तो कितना हो जा रहा है 405 रुपीज़, ठीक है, 405 रुपीज़ हो जा रहा है ये आपका। अब लाभ की बात कर रहा है कि कितना लाभ हुआ, तो हम देखेंगे कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 405 माइनस 395, तो आपका कितना आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगा 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। 10 रुपये का लाभ हुआ, तो हमारा विकल्प सी में 10 रुपये दे रखा है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 139 को। एक निश्चित कोड में 415 का अर्थ क्या है, मिल्क इज हॉट। 18 का अर्थ क्या है, हॉट सूप। अच्छा, 1895 का अर्थ क्या है, सूप इज टेस्टी। तो कौन सी संख्या टेस्टी शब्द को दर्शाती है, ठीक है। अच्छा, हम ऐसे देख लेंगे इसमें कि जो 415 दे रखा है, ठीक है, 415 मतलब मिल्क हॉट, मिल्क इज हॉट। एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, मैं बता देती हूँ आपको कि चूंकि दो को पहले हम दो का देखेंगे सिक्वेंसिंग। मान लीजिए कि हम 415 मतलब मिल्क इज हॉट होता है और 18 मतलब हॉट सूप होता है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और इसमें हॉट है, इसमें भी हॉट है, तो हॉट हॉट कट गया और 1 1 कट गया, ठीक है। हॉट हॉट कट गया आपका और 1 1 कट गया। अब आगे हम देखते हैं कि मान लीजिए हम किसको कर लें कि 415 इसको और इसको ले लें, ठीक है, 895 को। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 5 कॉमन है, 5 को काट दो, और कौन सा वर्ड कॉमन है, तो मिल्क इज हॉट और सूप इज हॉट, मतलब इज कॉमन है, दो दो कट गया हमारा। अब हम देखेंगे 18 को क्या कहते हैं 895 के साथ ले लेते हैं, तो 18 को 895 के साथ अगर हम ले लेंगे तो इसमें भी 8 कॉमन है, 8 कट गया, इसमें भी 8 कॉमन है, 8 कट गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या कॉमन है, तो इसमें हॉट सूप, सूप इज हॉट, मतलब सूप इसमें भी है, सूप इसमें भी है, ये भी कॉमन है, तो ये कट गया। बच क्या रहा है हमारा, 9 बच रहा है केवल, और टेस्टी बच रहा है, ठीक है। तो ये जो 9 है ये किसके लिए है, टेस्टी के लिए है, और वहीं अगर हम 4 की बात कर लें तो 4 किसके लिए है, मिल्क के लिए है, क्योंकि मिल्क भी रिपीट नहीं हुआ है और 4 भी रिपीट नहीं हुआ है, यहाँ 9 भी रिपीट नहीं हुआ है और टेस्टी भी रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो 9 किसके लिए है, टेस्टी के लिए है, तो हमारा विकल्प ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे हम देखते हैं पी क्यू आर एस 4 आदमी है, पी सबसे बड़ा है लेकिन गरीब नहीं है। क्या है ये, पी जो है गरीब नहीं है। आर सबसे अमीर है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। क्यू एस से बड़ा है लेकिन पी और आर से नहीं। अच्छा, पी क्यू से अमीर है लेकिन यस से नहीं, पी जो है क्यू से अमीर है लेकिन यस से नहीं है। चारों व्यक्तियों को क्रम से आयु और समृद्धि के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, आयु की हम बात करें तो इसमें बोला है कि पी सबसे बड़ा है, ठीक है, तो आयु की बात करें तो पी सबसे बड़ा है, तो पी सबसे आगे आ जाएगा। अच्छा, सबसे अमीर कौन है, आर है, ठीक है। और अब उसके बाद हम बात करेंगे कि पी जो है क्यू एस से बड़ा है लेकिन पी या आर से नहीं। तो इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे, जो क्यू है एस से बड़ा है, पी और आर से नहीं, तो चूंकि आर के बाद क्या आ जाएगा, पी के बाद क्या आएगा, आर आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा, एस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बड़े होने का क्रम है। अच्छा, समृद्धि वाला हम देख लेते हैं, तो समृद्धि में सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि आर सबसे अमीर है, उसके बाद क्या हो जाएगा कि पी क्यू से अमीर है, पी किससे अमीर है, क्यू से, लेकिन एस से नहीं। तो क्या मतलब कि जो एस है आपका वो पी क्यू से अमीर है लेकिन एस से नहीं। तो हम देखेंगे कि पी किससे अमीर है, क्यू से अमीर है, तो पी क्यू से अमीर है लेकिन एस से नहीं है, मतलब जो पी है उससे अमीर कौन है, एस है,
तो आपका RSPQ ये वाला क्रम आपका समृद्धि वाला आ जाएगा और एज वाला आपका क्रम ये आ जाएगा। तो PRQS किस में है? PRQS इसमें है आपका, ठीक है। और RSPQ किस में है? ये भी इसमें है। तो विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ रीजनिंग में जीएस से रिलेटेड जो भी 140 क्वेश्चन थे 2 वीडियो का, वो हम कर चुके हैं। अब हम 60 क्वेश्चन किसके करने वाले हैं? हिंदी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या देखना है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म क्या है? तो सही युग्म क्या हो जाएगा आपका? जो व्याप्त है इसका क्या होगा? ये इसका अव्याप्त होता है, ठीक है, अव्याप्त होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। संकित का क्या होता है? संकित का असंकित होता है, असंख्य नहीं बल्कि असंकित होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। विख्यात की बात कर ले हैं तो विख्यात का सही हो जाएगा कुख्यात, तो ये आपका सही है। विधि की बात करें तो विधि का क्या होता है? निषेध होता है, विधि का क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर सी सही हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो अतिवृष्टि का हमें विलोम शब्द देखना है, तो अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि होगा। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान दे दीजिए कि जो घटना चक्र की हिंदी की बुक है आरू की, ठीक है, हिंदी की जो आरू की बुक है उसको हमने करवा रखा है अपने चैनल पे, ठीक है, मैंने करवा रखा है। उसमें विलोम शब्द का आप टॉपिक देख लीजिएगा। विलोम शब्द का अगर आप देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि 10 में से कोई भी प्रश्न आपका ऐसा बच रहा है, 10 में से कोई प्रश्न आपका ऐसा बचेगा जो उसको कवर करने के बाद आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चन वही आते हैं और आयोग भी आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, इसलिए हिंदी में चांसेस बन जाते हैं 59 to 60 सही करने के। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर को जरूर ध्यान में लें, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अतिवृष्टि का जो क्या होगा? विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा? अनावृष्टि हो जाएगा, हमने देखा। विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे है कि नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो त्रुटिपूर्ण हमको देखना है कि कौन सा है। तो इसमें हम देखेंगे रिजु। जो रिजु है इसका क्या होगा? वक्र होगा, ठीक है, रिजु का वक्र होगा। और उसके बाद रिजु का क्या हो रहा है? वक्र हो रहा है। अधम ये सही है। अधम का क्या है? अधम का उत्तम है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद काज का अकाज होता है, तो ये भी सही है। निरक्षर की बात कर लें तो निरक्षर का जो है वो अक्षर नहीं होगा, ये साक्षर होगा, ठीक है, ये साक्षर होगा, ठीक है। निरक्षर का क्या होता है? साक्षर होता है, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब यही त्रुटिपूर्ण है, विकल्प डी। पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द आपका होता है पौरत, पौरसत्य, ठीक है, पाश्चात्य पौरसत्य, ठीक है। आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से विलोम का सही शब्द युग्म नहीं है कौन सा? तो हमें देखना है कि गौड़ मुख्य सही विलोम शब्द युग्म है, ठीक है। गौड़ जो है वो गौड़ का अगौड़ होता है, तो ये सही है। अच्छा, चोर चोर का सॉरी, तो गौड़ का जो होता है वो अगौड़ नहीं होता है, वो मुख्य होता है, ये मैंने बताया। जो गौड़ का होता है वो क्या होता है? मुख्य होता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, गलत पूछा है हमसे। अच्छा, चोर का सा होता है, प्रतिम का अप्रतिम होता है, मुग्ध का अमुग्ध होता है, तो ये सारे आपके सही हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्षणिक का विलोम शब्द कौन सा है? तो क्षणिक का विलोम शब्द हमको देखना है, तो क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत होता है, विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हमें सही सुमेलित नहीं है देखना है। तो निष्काम का सकाम होता है, ये सही है। परार्थ का स्वार्थ होता है, ये भी सही है। लोहित का अलोहित होता है, ये भी सही है। अच्छा, हम बात करें शुष्क का, तो शुष्क का जो है वो सरस होता है, अशुष्क नहीं होता है, शुष्क का सरस होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 148 को। तो कृपण का सही विलोम शब्द क्या है? हमको देखना है किसका? कृपण का देखना है हमको, ठीक है, कृपण का देखना है हमें। तो कृपण का सही विलोम क्या हो जाएगा आपका? तो कृपण का सही विलोम होगा दाता। कृपण का सही विलोम क्या हो जाएगा? दाता हो जाएगा, ठीक है। हर्ष का सही विलोम क्या होता है? तो हर्ष का सही विलोम हम देखेंगे तो विषाद होता है, हर्ष का सही विलोम विषाद होता है। गृहस्थ किसका विलोम शब्द है हमको देखना है, तो जो गृहस्थ है वो विलोम शब्द किसका है? यति का। यति जो है वो गृहस्थ का विलोम है, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन करना है हमें, तो हम देखेंगे कि सही शब्द इसमें कौन सा है हमारा। तो साम्यता जो है, साम्यता नहीं होता है बल्कि साम्य होता है, ये तो ये गलत है उसका। उसके बाद यशगान है, तो यशगान नहीं होता है, ये यशोगान होता है, ये सही शब्द इसका यशोगान होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। निरोग जो है वो निरोग ऐसे नहीं होता है,
निरोग होता है, निरोग होता है, तो ये भी गलत है। अच्छा, सदुपदेश जो है ये आपका शुद्ध शब्द है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का हमें चयन करना है, तो संन्यास का वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है ये सही है। अच्छा, अनुग्रहित जो है, अनुग्रहित नहीं होता है, अनुगृहित होता है, ठीक है। नरक 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 होता है, ये नरक नहीं होता है, नरक होता है। उसके बाद उपरोक्त नहीं होता है, ये होता है उपर्युक्त, ठीक है। क्या होता है? उपर्युक्त होता है। तो बाकी अन्य आपके गलत हैं, केवल सही क्या है? संन्यास सही है, ठीक है। आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं है। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है हमको देखना है। तो इसमें कौन सा सही नहीं हो जाएगा? जो दुरावस्था है यही आपका सही नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है? दुर्वस्था, दुर्वस्था, ठीक है। जबकि अन्य बांस ये भी सही है, उल्लंघन भी सही है, वैमनस्य भी सही है, ठीक है। इसमें देखेंगे दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनना है हमको। तो इसमें कौन सा सही वाक्य है? तो सही वाक्य हो जाएगा, 3 नगरों के नाम बताइए। 3 नगरों के नाम बताइए, ठीक है। 3 नगरों के नाम बताइए, विकल्प सी में दे रखा है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है। तो हमें शुद्ध वाक्य देखना है, तो हम देखेंगे कि हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि मैं काशी विद्यापीठ में पढ़ा हूँ, ठीक है। मैं काशी विद्यापीठ में पढ़ा हूँ, ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूजनीय नहीं होगा, यहाँ पे होगा पूज्य पिताजी को, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, तो तुमने स्वेच्छा, अपने नहीं, तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है, तब यह सही होगा, इसलिए यह कथन गलत है। मेरे को कलम चाहिए, तो मेरे को कलम नहीं होता है, यहाँ पे होता है मुझे कलम चाहिए, ठीक है। तो इसलिए भी गलत हो जाएगा, तो विकल्प डी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें, तो हम देखेंगे अशुद्ध वाक्य कौन सा है। उसका गुस्सा उबल रहा है, इसमें दे रखा है कि उसका गुस्सा जो है, पहला है उसका गुस्सा उबल रहा है, तो ये उबल रहा की जगह पे क्या होगा? उफान पर है, ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा, उफान पर है, उफान पर है, तो यही हमारा अशुद्ध वाक्य है। बल्कि राजेश्वर चित्र बना रहा है, ये सही है। चारदीवारी के पार खाई है, ये भी सही है। पर्वत के शिखर ऊंचे हैं, ये भी सही है, ठीक है। आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें देखना है कौन सा हो जाएगा आपका। तो संगीत, संगीतज्ञ नहीं होता है, ये होता है संगीतज्ञ, ये वाला होता है संगीतज्ञ, ठीक है। उसके बाद यानी में यानी ऐसे नहीं होता है, बल्कि यानी ऐसे होता है आपका। अच्छा, आरोग्य की बात करें तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ज्योत्सना की बात करें तो ज्योत्सना ऐसे नहीं होता है, बल्कि ज्योत्सना ऐसे होता है, ठीक है। तो केवल सी आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो हमें देखना है शुद्ध वर्तनी वाला। तो यहाँ पे आपका क्या है? तरुण जो है, तरुण नहीं होता है, ये तरुण होता है, ठीक है। कुमुदनी में ऐसे होता है, कुमुदनी, कुमुदिनी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उधम में उधम ऐसे होता है, तो आपका जो वधु है ये सही है, ठीक है। तो विकल्प के अनुसार ये सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है हमें देखना है। तो शुद्ध वाक्य में क्या हो जाएगा? यहाँ पे दे रखा है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये लास्ट ईयर जो है ऐसे अनेकों वाले शब्द जो हैं, ये प्रश्न रिपीटेड है, ठीक है, आया है कई बार, आयोग ने पूछा है इसे। जबकि अन्य जो हमारे ऑप्शन है ये गलत हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे एक की वर्तनी शुद्ध है, तो किसकी वर्तनी शुद्ध है हमको देखना है, ठीक है। तो इसमें शुद्ध राज्य, राज्य महल नहीं होता है, ये राजमहल होता है, तो ये अशुद्ध है आपका। कुमलांगिनी यहाँ पे दे रखा है, तो कुमलांगिनी नहीं होता है, बल्कि कुमलांगी होता है, कुमलांगी होता है ये। उसके बाद हम देखेंगे कि ये निरहंकारी है, तो ये निरहंकारी नहीं होता है, निरहंकार होता है, ठीक है। अछौहड़ी जो है ये आपका शुद्ध है, बाकी अन्य सारे गलत हैं। अछौहड़ी जो है आपका शुद्ध है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो बात वर्णन से परे हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे वर्णनातीत कहते हैं। तो वर्णनातीत क्या है? विकल्प ही में है, तो विकल्प ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 162 है। अनिश्चित जीविका के लिए एक ही शब्द, एक सही शब्द कौन सा होगा? तो अनिश्चित जीविका के लिए
एक सही शब्द हम देखेंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये आकाश वृत्ति हो जाएगा। आकाश वृत्ति जो है वो अनिश्चित जीविका के लिए है। अच्छा, ईशान क्या होता है, पूरब और उत्तर, जो ईस्ट है और नॉर्थ, इसके बीच का जो कोण बनता है ईशान कहलाता है। ठीक है, युगांत जो होता है मतलब युग का अंतिम समय जो होता है वो युगांत होता है। ठीक है, आगे हम देख लेंगे, जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है आपका, दुर्दमनीय। दुर्दमनीय जो होता है वो जिसका दमन करना कठिन है। ठीक है, बड़वा नल शब्द के लिए एक शब्द क्या है, ये भी रिपीटेड है, आयोग ने कई बार पूछा है इस शब्द को और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बड़वा नल शब्द के लिए एक वाक्य क्या है, तो बड़वा नल शब्द के लिए एक वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, समुद्र में जो लगने वाली आग होती है उसके लिए बड़वा नल होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे, जो जंगल में लगी आग है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दावानल। ठीक है, ठीक है, और अधिक बोलने वाला क्या कहलाता है, वाचाल कहलाता है। जिस भूमि में कुछ ना पैदा हो उसको क्या कहते हैं, उसको बंजर कहते हैं, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द का चयन करना है। तो जो किसानों को सहायता दिया जाता है उसे तकाबी कहते हैं, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा, तो श्रवण चक्षुक जो शब्द है मतलब कि जो आंखों से सुनता हो उसके लिए श्रवण चक्षुक कहा जाता है, तो विकल्प ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए नीचे विकल्पों में से कौन सा सही है हमको देखना है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे दे रखा है, तो नीचे विकल्पों में से कौन सा सही है, तो हम देखेंगे कि एक मिनट, जो इसमें क्या दिया है, गोद लिया हुआ, जो गोद लिया हुआ होता है तो उसको क्या कहते हैं, गोद लिया हुआ को कहेंगे दत्तक। ठीक है, औरस नहीं कहते हैं, दत्तक कहते हैं यहाँ, तो ये दत्तक होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इतिहास से संबंधित है वो क्या होता है, वो ऐतिहासिक होता है, पांडुलिपि नहीं होता है, वो ऐतिहासिक होता है। ठीक है, और उसके बाद जो पराये का हित चाहता हो उसे क्या कहते हैं, परोपकारी कहते हैं, उपकारी नहीं, परोपकारी, परोपकारी। ठीक है, जो उपकार मानता हो, जो उपकार मानता हो उसे क्या कहते हैं, उसे कृतज्ञ कहते हैं, तो विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न, 168 नंबर, अश्रुतपूर्ण शब्द के लिए एक सही वाक्यांश क्या होगा, तो अश्रुतपूर्ण जो शब्द है उसके लिए सही वाक्यांश क्या हो जाएगा आपका, ये हमें बताना है। तो हम देखेंगे कि जो पहले कभी नहीं सुना गया है उसके लिए एक वाक्यांश प्रयोग होगा अश्रुतपूर्ण, तो मतलब जो पहले कभी नहीं सुना गया, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अजा शब्द के लिए एक वाक्य क्या होता है, तो अजा शब्द के लिए एक वाक्य होता है जो जन्म नहीं लेता है, जो जन्म नहीं लेता है उसके लिए अजा का प्रयोग होता है, तो विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, जो नहीं हो सकता उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं असंभव। ठीक है, जो अल्प बोलता हो उसको कहते हैं अल्पभाषी बोलते हैं। उसके बाद जो मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अपरिमित। ठीक है, अपरिमित। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हुई हो उसके लिए क्या प्रयोग होता है, तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा, कांकवंध्या, काकवंध्या। ठीक है, काकवंध्या प्रयोग होता है। अच्छा, यहाँ पे वंध्या का प्रयोग होता है कि वह स्त्री जो संतान ना पैदा कर सके उसके लिए वंधा प्रयोग होता है। कुची भर का अगर हम बात करें तो केवल पेट भरने वाले को कुची भर कहते हैं। उद्भिद जो होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है, जो धरती फोड़कर जन्मता हो। ठीक है, आगे हम देखेंगे तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है, तो हम देखेंगे कि तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या दे रखा है कि तद्भव से कौन तत्सम बना है, तो उसमें सही शब्द युग्म कौन सा है हमें ये देखना है, सही शब्द युग्म। तो आम जो है ये तद्भव शब्द है और इसका क्या कहते हैं तत्सम क्या हो जाएगा, वो आम्र हो जाएगा, तो विकल्प बी जो है वो आपका सही होगा, बाकी अन्य जो है त्रुटिपूर्ण है। अच्छा, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द को इसमें भी चिन्हित करना है हमें, तो हम इसमें देखेंगे जो तीरथ और तीर्थ है ये सही युग्म है, तीर्थ क्या है, तद्भव है, तीर्थ क्या है, तत्सम है। अकाज का जो तत्सम शब्द है वो क्या है हम देखेंगे, तो अकाज का तत्सम शब्द आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका
अकार्य, ठीक है। अकार्य का तत्सम शब्द अकार्य हो जाएगा, विकल्प ए सही है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम। अगला प्रश्न क्या है हमारा? तो अगला प्रश्न है, निम्न में तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? तो तत्सम तद्भव का सही युग्म हमको देखना है। तो कोयला कोकिल, कोयला कोकिल जो है वो सही युग्म है, कोयला कोकिल, ठीक है। अच्छा, सिंघाड़ा का क्या होता है? सिंघाड़ा का होता है श्रृंग घाटक। खजूर का क्या होता है? खजूर का खरजूर होता है, ठीक है। अच्छा, गोबर का क्या होता है? गोबर का होता है गोमय, ठीक है, गोबर का गोमय होता है। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। घुंघची का तत्सम शब्द क्या है? तो घुंघची का तत्सम शब्द क्या होता है? गुच्छा। तो गुच्छा, जो गुज्जा होता है वो गुंगची का तत्सम शब्द होता है, ठीक है। तो ये क्या है? विकल्प सी आपका सही है। आगे हम देख लेते हैं स्याली ओढ़र किसका तत्सम है? तो स्याली ओढ़र जो है वो साधु, जो साढ़ू, साढ़ू जो होते हैं वो स्याली ओढ़र होता है, ठीक है। साढ़ू भाई आपने सुना होगा। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द चिन्हित करें। तो तत्सम शब्द कौन सा होगा इसमें? तो जो क्रुद्ध है आपका ये एक तत्सम है, बाकी अन्य क्या है? तद्भव है, ठीक है। अच्छा, भक्त का तद्भव क्या होगा? तो भक्त का तद्भव हम देखेंगे। तो भक्त का तद्भव हो जाएगा भगत। भक्त का तद्भव क्या होगा आपका? भगत हो जाएगा। तो विकल्प ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित करें। तो तद्भव शब्द चिन्हित करना है हमको, तो कौन सा तद्भव सही होगा? तो अवध एक तद्भव शब्द है, ठीक है। अवध एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अयोध्या हो जाएगा, ठीक है। अवध का तत्सम क्या होगा? अयोध्या हो जाएगा, बाकी अन्य सभी तत्सम है। अच्छा, लाठी का तत्सम क्या है? तो लाठी का तत्सम हमको देखना है। तो यष्टि, यष्टि जो है वो लाठी का तत्सम शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो विशेषण का जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विशेष्य, ठीक है। वो हमारा क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। सॉरी, विशेष मतलब सॉरी, जो विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है वो प्राविशेषण कहलाता है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। दिए गए शब्दों में से कौन विशेष्य है? तो हमें विशेष्य क्या देखना है? तो विशेष्य कौन है? तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? शासन जो है वो विशेष्य है, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेष विशेषण का सही युग्म है? तो विशेष विशेषण का सही युग्म हमको देखना है। तो कौन सा हो जाएगा? विद्युत का वैद्युत, ठीक है। विद्युत वैद्युत क्या है? ये विशेष विशेषण का सही युग्म है। जो वैद्युत है वो विद्युत की विशेषता बता रहा है, ठीक है। मतलब जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे ही हम विशेष कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से विशेष पद कौन सा है? तो हम देखेंगे कि जो अग्नि है वो एक संज्ञा है, और अगर इसकी विशेषता कोई बताएगा अग्नेय वगैरह, तो ये जो विशेषण होता है अग्नेय होगा। तो किसकी? अग्नि का विशेषण अग्नेय होगा, तो अग्नि क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है पूछा है? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। भय जो है ये विशेषण नहीं है। तो भय भय की जगह पे भयानक अगर होगा, ठीक है, भयानक, तो ये विशेषण होगा, ठीक है। ये क्या है? आपका विशेष्य है, ना कि विशेषण। ये क्या है? विशेष्य है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, मीठा अमरूद में मीठा किस विशेषण किस कोटि का है? तो जो मीठा है वो अमरूद में मीठा जो है वो गुणवाचक, गुण बता रहा है कि मीठा है, खट्टा है, तीखा है। अच्छा, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है? तो वह श्रेष्ठ उपासक है में जो विशेष है आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ, ठीक है। सॉरी, श्रेष्ठ क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा आपका। अच्छा, विशेष आपसे पूछा है, तो विशेष आपका क्या हो जाएगा? क्या पूछा है यहाँ पे? विशेष से पूछा गया है ना, तो विशेष, हाँ, सॉरी सॉरी, माफ़ी चाहते हैं हम आपसे। जो उपासक है ये आपका विशेष हो जाएगा, ठीक है। श्रेष्ठ क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, भले ही महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? तो हमें देखना है कि सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि विशेषण, पहले विशेषण देख लेते हैं। तो भले, भला इंसान, महान, ये भी, और उचित, ये भी, और संयमित, ये चार क्या है आपके? चार क्या है? विशेषण है, ठीक है। चार क्या है? विशेषण है। विशेष की बात हम इसमें कर लें तो विशेष क्या हो जाएगा? लोग हो जाएंगे, ठीक है।
और उसके बाद क्या हो जाएगा, व्यवहार हो जाएगा। ये दो चीज़ जो है ये आपके विशेष्य हैं। तो दो दो आपका क्या होगा, विशेष्य होगा। तो 4 विशेषण 2 विशेष्य किसमें है, तो विकल्प डी में है। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द क्या है। तो जो उस शब्द है वो संकेतवाचक विशेषण है। किसी चीज का ये संकेत दे रहा है कि उस ग्रंथ में किस उस, तो ये संकेत ही कर रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, तो हम देखेंगे कि इसमें विशेष शब्द कौन सा है। तो जो विषाद है वो विशेष शब्द है। ठीक है, इसका जो विशेषण होता है वो क्या हो जाएगा, विषण। विषण, विषाद का विशेषण क्या होगा, विषण होगा। ठीक है, धनंजय का पर्याय क्या है, तो धनंजय का पर्याय क्या हो जाएगा। इसमें हमें धनंजय का पर्याय देखना है। तो इसका पर्याय होता है गुणकोश, पार्थ, अनुज, कांति, सब्यसाची। तो इसमें हम देखेंगे तो हमारा सही उत्तर क्या हो रहा है, सही उत्तर ए हो रहा है, गुड़कोश। गुड़केश इसमें दे रखा है, गुड़ाकेश। ठीक है, निम्नलिखित में पर्यायवाची का सही युग्म कौन सा सही नहीं है, हमको देखना है। तो इसमें क्या है कि हरित जो है इसका कबूतर होता है, ये सही है। तमस का अंधकार होता है, ये भी सही है। अच्छा, सोना का हेम होता है, ये भी सही है। सफारी की बात करें, सॉरी सफरी की बात करें, तो सफरी जो है ये मछली का पर्यायवाची है। ठीक है, ना कि मेढक का, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो हमें देखना है नरक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो अमतोष सॉरी आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग जो है ये क्या है, नरक का पर्यायवाची नहीं है। जबकि यमलोक, दुर्गति और यमपुर ये सारे नरक के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। वर्षा का पर्याय क्या है, तो वर्षा का पर्याय हो जाएगा आपका, वर्षा का पर्याय वर्षण होता है, पावस होता है, बारिश होता है, बरसात होता है, दृष्टि होता है। तो इसमें हमारा क्या दे रखा है, पावस दे रखा है। तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अच्छा, दीवा का क्या होता है, दीवा का दिन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अमृत निधान का चंद्रमा, सॉरी अमृत निधान का क्या होता है, इसका क्या होता है, चंद्रमा होता है। ठीक है, प्रभुत का क्या होता है, बहुत होता है। प्रभुत का बहुत हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। तो हमें देखना है कि आभूषण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो हमारा हो जाएगा इसमें जो विभूति है ये आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका है, ये धन का पर्यायवाची है। ठीक है, जबकि दुम, मंडन और भूषण ये सारे आभूषण के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पान का पर्यायवाची नहीं है। तो हमें पान का पर्यायवाची देखना है कि कौन नहीं है इसमें। तो इसमें हमारा जो कलुष है वो पान का पर्यायवाची नहीं है। कलुष किसका पर्यायवाची है, पाप का है। पाप का पर्यायवाची कलुष होता है। अन्य सभी जो हैं ये सारे ये पान के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे हम लिख लेते हैं अगला प्रश्न। आसव का पर्यायवाची नहीं है कौन सा, तो आसव का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा आपका। तो इसमें क्या दे रखा है, भ्रमर, मदिरा, ये सारा चीज़ दे रखा है। तो एक मिनट, आसव का पर्यायवाची कौन सा है, तो हमको देखना है। तो मदिरा जो है वो आसव का पर्यायवाची होता है। मदिरा जो है वो आसव का पर्यायवाची होता है। इसके अन्य विकल्प हम देख लेते हैं। और क्या है, मित्र और मोक्ष है। ठीक है, अच्छा, बंदर का पर्याय पर्याय नहीं है कौन सा। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं बंदर का पर्याय क्या होता है। मरकट होता है, हरि होता है, शाखा मृग होता है, कपि होता है, वानर होता है, कीस होता है। तो इसमें आपका कीस, कपि, शाखा मृग, सॉरी कपीस नहीं है, ये कपीस नहीं है, डी नहीं है आपका, कपि होता है ये। ठीक है, कपि होता है, ये क्या होता है, कपि होता है। ठीक है, तो ये आपका नहीं है, बल्कि हरी, शाखा मृग और कीस जो है वो बंदर का पर्याय है। केवल क्या नहीं है, डी नहीं है। तो विकल्प डी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द घड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो हमको देखना है घड़ा का पर्यायवाची क्या नहीं है। तो इसमें हमारा जो कुट है ये घड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ये सॉरी, कुट जो है घड़ा का पर्याय, इसमें पूछा है कि घड़ा का पर्यायवाची कौन सा है। घड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कुट हो जाएगा। जबकि अन्य जो है, ठीक है, वो घड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो नहीं है इसमें पूछा गया है। तो तोता का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, तो वितुंड जो है ये किसका पर्यायवाची है, हाथी का। ठीक है,
ये हाथी का पर्यायवाची है, तो यही आपका जो है तोता का पर्यायवाची नहीं होगा, जबकि सुआ, रक्ततुंड और दंडिम प्रिय जो है ये तोता का पर्यायवाची है। तो हमने 200 प्रश्नों को कवर कर लिया है वीडियो में। टेस्ट नंबर 2 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है हमारा। अगला टेस्ट हम 3 करवाएंगे, एक ही वीडियो में 200 प्रश्नों को करवा देंगे। इसके अलावा जीएस वर्ड के टेस्ट सीरीज जो है फुल टेस्ट सीरीज भी हम करवाने वाले हैं, तो वो भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल हम फुल टेस्ट सीरीज करवाएंगे अपने पूरे सीरीज में, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपको 200 प्रश्नों का क्या पैटर्न है, क्या क्या चीज़ें फेस करनी है प्रश्न में, पूरे पेपर में, तो वो चीज़ें आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।